Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, a warm welcome again to all of you in next lecture of genetics. बेटे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मेंडलियन प्रिंसिपल्स। आप जानते हैं कि मेंडल ने पी के ऊपर काम किया और पी में उसने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस किए। इन क्रॉसेस से मेंडल ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले बेटे, और उन कंक्लूजन्स को कार्ल कोरियंस जो साइंटिस्ट था उसने इन कंक्लूजन्स को कन्वर्ट किया इनटू प्रिंसिपल्स, और आज हम इन प्रिंसिपल्स को जानते हैं एज मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो इन प्रिंसिपल्स को भी देखेंगे हम कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कौन से प्रिंसिपल्स उसने निकाले और डाईहाइब्रिड क्रॉस से कौन सा प्रिंसिपल निकाला, तो इनको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर फ्रॉम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बेटे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, मैं पहले इनकी डेफिनेशन आपको बताऊं। एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट या कहिए एक क्रॉस पॉलिनेशन का एक्सपेरिमेंट या कहिए सिंपली एक क्रॉस, जिसमें आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। चूंकि मेंडलियन प्रिंसिपल मेंडल ने जो काम किया उधर हम देखते हैं बेटे कि उसके हर कैरेक्टर जो उसने स्टडी किया पी में, उसमें दो चॉइसेस थे कॉल्ड कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ओके, तो एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, तो मैं कहूंगा एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर कहिए या इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कहिए बेटे, तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स या कहिए टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, तो ऐसे क्रॉस को हम कहेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। एक बात क्लियर करता हूं, क्या पी में सिर्फ यही एक कैरेक्टर है? नहीं बेटे, पी में बहुत कैरेक्टर्स है। ओके, लेकिन हम एट अ टाइम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, ओके, या इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स या कभी कभार इनहेरिटेंस ऑफ थ्री कैरेक्टर्स विच आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड ट्राईहाइब्रिड क्रॉसेस। ओके, तो मेंडल से पहले जो लोग आए थे उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ मेनी कैरेक्टर्स एट अ टाइम अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी बेटे, तो उन साइंटिस्ट्स को कोई रिजल्ट नहीं मिला था, कोई अच्छा रिजल्ट, सॉलिड रिजल्ट नहीं मिला था बेटे। तो याद रखिए कि उन क्रॉसेस को हम नाम देते हैं पॉलीहाइब्रिड क्रॉसेस। लेकिन मेंडल ने बहुत दानाई की कि इसने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड सिंपल क्रॉसेस किए और उनसे इसने कंक्लूजन्स निकाले। ओके, चलिए डेफिनेशन पहले हम डालते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मैंने डिफाइन किया, क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, hybridization experiment in which inheritance of one character or one pair of contrasting traits is considered at a time is called, ऐसे क्रॉस को बताते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आइए, मेंडल ने पी में मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस मैनी किए, लेकिन जो हम क्रॉस मोनोहाइब्रिड पी के अंदर मेंडल का पढ़ेंगे वो है विद रेस्पेक्ट टू कैरेक्टर हाइट, विद रेस्पेक्ट टू द कैरेक्टर हाइट। चलिए देखते हैं इस क्रॉस को मेंडल ने कैसे किया था। यहां से मैं बेटे, मेंडल ने एक प्लांट लिया था टाल, दूसरा प्लांट उसने लिया था डिवार्फ। ओके, चलिए, लेकिन इन दो प्लांट्स को लेने से पहले उसने श्योर किया कि बोथ दीज प्लांट्स आर ट्रू ब्रीडिंग फॉर देयर रेस्पेक्टिव ट्रेट्स, यानी ये प्योर है टालनेस के लिए, ये प्योर है किसके लिए? डिवार्फनेस के लिए। और ये प्योर इनको बनाने के लिए उसने तरीका जो इस्तेमाल किया वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज कंटिन्यूअस सेल्फिंग।
before performing the cross he made it sure that both these parents are pure for their respective traits and he made it sure by a technique called continuous selfing. Okay, तो ये प्योर है बेटे आप, इसलिए मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं, ये प्योर है बेटे इसलिए मैं स्मॉल टी और ये साइन हम क्रॉस के लिए दिखाते हैं. ओके, चलिए यहां से गैमेट्स बनेंगे जो 100 के 100% बेटे कैसे होंगे, स्मॉल टी ये कैपिटल टी कैरिंग, और यहां से गैमेट्स बनेंगे जो 100% होंगे स्मॉल टी कैरिंग. तो फर्टिलाइजेशन का इवेंट चला बेटे, मेंडल ने F1 प्लांट्स यानी पहली जनरेशन फर्स्ट फिलियल जनरेशन हासिल की, जिसके सारे प्लांट्स बेटे ऐसे थे कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी वो सारे प्लांट्स उसको फिनोटाइपिकली टाल मिले थे. ओके, जीनोटाइप उनका कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन फिनोटाइप उनका था बेटे टाल. तो इसको पूरा करते हैं, यहां मैं लिखूंगा बेटे पेरेंट्स, पूरी स्कीम जो हमने दिखाई ये है बेटे यहां पे गैमेट्स. ओके, और ये है बेटे F1 जनरेशन, राइट. मेंडल ने F1 प्लांट्स को अलाउ किया टू अंडरगो सेल्फिंग. सेल्फ पॉलिनेशन करनी नहीं होती थी, क्रॉस पॉलिनेशन करनी पड़ती थी, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन पी में खुद होती है. मेंडल अलाउड है F1 प्लांट्स टू अंडरगो सेल्फिंग. तो चलिए मैं लिख रहा हूं सेल्फिंग. सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन. टू ऑब्टेन F2 जनरेशन, ताकि वो हासिल करे कौन सी जनरेशन, F2 जनरेशन. वो F1 प्लांट्स की सेल्फिंग, ये देखिए बेटे ये भी टाल सेल्फिंग इनकी. ये गैमेट्स दो तरह के बनाएगा, एक कैपिटल टी वाला और 50% होंगे स्मॉल टी वाले, और इसी तरह बेटे ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले गैमेट्स बनाएगा विद इक्वल प्रोपोर्शन. ऑलराइट, चलिए अब इन गैमेट्स को कंबाइन करना है, लेकिन गैमेट्स की इजी कॉम्बिनेशन के लिए हम यूज करते हैं पुनेट स्क्वायर, जो रेग्नाल्ड पुनेट ने दिया बेटे, और उस पुनेट स्क्वायर को हम ऐसे शो करेंगे. राइट, चलिए ऐसे मैं बनाता हूं पुनेट स्क्वायर. यहां ऐसे हमने बना लिया पुनेट स्क्वायर बेटे. तो यहां पे इस वाले डायरेक्शन में हम मेल गैमेट्स यानी एक पेरेंट को मेल रखते हैं और दूसरे को फीमेल. हालांकि ये एक ही प्लांट है और उसके फ्लावर के अंदर हो रहा है, लेकिन स्टैमेन का पार्ट मेल है और कार्पेल का पार्ट फीमेल है. तो मेल गैमेट्स इस वाली साइड से और जो वर्टिकल लाइन है उधर से फीमेल गैमेट्स. चलिए बेटे पहले कैपिटल टी वाला, राइट, और उसके बाद स्मॉल टी वाला, इधर से कैपिटल टी और इधर से बच्चे स्मॉल टी. तो इनको कंबाइन करते हैं, इट विल बी कैपिटल टी दैट इज टाल, और ये वाला देखते हैं बेटे इट विल बी कैपिटल एंड स्मॉल, दैट्स अगेन टाल, हेटेरोजाइगस टाल, एंड इट इज कैपिटल एंड स्मॉल बेटे इट इज अगेन टाल, एंड इट इज स्मॉल एंड स्मॉल इट इज डिवॉर्फ. ओके, चलिए एक बात आपको क्लियर करता हूं, इस जनरेशन का नाम हमने चलिए बेटे F2 जनरेशन रखा. इट इज F2 जनरेशन, ये वाली ये गैमेट्स हैं F2 बनाने के लिए, F2 जनरेशन बनाने के लिए. एक बात आपको क्लियर करता हूं कि इसके बाद हम लिखते हैं पहले फिनोटाइपिक रेशियो. फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब मेंडल को पहले पता चला कि ये 3 टाल है, लेकिन फिर इनका जीनोटाइप उसको मालूम करना था. जीनोटाइप इधर ही मालूम नहीं चलता है, जीनोटाइप उसको मालूम चला एक फिनोमिनन के थ्रू, एक क्रॉस करने के थ्रू, जिसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं. उसको हम आगे पढ़ेंगे. और उस क्रॉस में फॉर एग्जांपल जब इसका टेस्ट क्रॉस करता है तो सारे प्लांट्स निकलते हैं बेटे टाल. ओके, और जब इसका टेस्ट क्रॉस करता है बेटे तो कुछ प्लांट्स टाल और कुछ प्लांट्स डिवार्फ निकले बेटे. तो इसका मतलब ये टाल जो है ये टालनेस के लिए प्योर नहीं है. इसका भी टेस्ट क्रॉस किया तो कुछ टाल कुछ डिवार्फ निकले, इसका मतलब ये भी टालनेस के लिए प्योर नहीं है. जो टालनेस के लिए प्योर नहीं है उसका मतलब वो टालनेस के लिए हेटेरोजाइगस है. ओके, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. इसका टेस्ट क्रॉस तो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिवार्फ ट्रेट हमेशा बेटे होमोजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस होता है. तो मैं इसके बाद जो लिखना होता है क्रॉस में बेटे उसको मैं यहां पे लिखूं, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो बेटे. मेंडल को इसमें फिनोटाइपिक रेशियो ये टाल, दैट मींस 100 में से 75% टाल, जो रेशियो के लिहाज से 3 आएगा, वो दैट मींस इसमें 3 टाल थे, और एक बेटे यानी 25% वो था बेटे एक डिवार्फ. तो रेशियो हम बताते हैं फिनोटाइपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो जो है वो है 3:1. लेकिन
बेटे जो ही उसने इसका टेस्ट क्रॉस किया सारे टाल आए, तो इसका मतलब ये एक है, और इन दो के केसेस में उसको टाल भी और डिवार्फ आए तो ये दो है सिमिलर बेटे। ओके, और इसमें सारे तो है ही बेटे, ये तो तब ही हुआ है जब ये होमोजाइगस स्टेट में होता है, तब रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होता है। तो इसका मतलब ये एक है, ये दो है, ये एक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं जीनोटाइपिक रेशियो जो है, जीनोटाइपिक रेशियो जो है बेटे वो इसको मिला 1, शाबाश, कैपिटल टी यानी होमोजाइगस टॉल इज टू 2, कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू 1, दैट इज स्मॉल टी। चलिए, ये मैंने स्कीम आपको दिखाई मेंडल की, आप जल्दी अब बेटे इस पे गौर कीजिए। मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, और मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पी में किया उसको एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की। आप फिर ध्यान दीजिए बेटे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस in which inheritance of one character or one pair of contrasting traits is considered at a time. Mendel performed various monohybrid crosses in P with respect to different characters. The monohybrid cross performed by Mendel with respect to the character height is explained below. Okay, Mendel performed a monohybrid cross with respect to the character height in which he took one variety as tall and the other variety as dwarf. Okay, before performing the cross he made it sure that both these varieties are pure or true breeding for their respective traits, and he made it sure by a phenomenon called continuous selfing. Okay beti, after performing the cross Mendel obtained the F1 generation in which all plants were phenotypically tall. Okay, Mendel self-pollinated the phenotypically tall-looking F1 plants. उसने F1 plants जो phenotypically tall थे, उसने इनको self-pollinate किया। ये है F1 और ये है F1 बेटे, इनको self-pollinate उसने किया, यानी he allowed it to undergo selfing to obtain the another generation called as the F2 generation, in which he obtained the tall and dwarf plants in a phenotypic ratio of 3:1, okay, and in a genotypic ratio of 1:2:1, okay. चलिए, the monohybrid cross performed by Mendel is schematically shown below. ये उसकी स्कीम है बेटे, इसको भी हमने दिया। अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, तो मैं यहां से लिख रहा हूं Mendel derived 3 conclusions। कहां से बेटे? From monohybrid cross, राइट बेटे, और इन कंक्लूजन्स को बाद में कन्वर्ट किया गया इनटू प्रिंसिपल्स। किसने? कार्ल कोरियंस जो साइंटिस्ट है, उसने इन कंक्लूजन्स को बाद में बेटे कन्वर्ट किया इनटू प्रिंसिपल्स, राइट। तो हम इन प्रिंसिपल्स को अब देखेंगे, ये कौन से प्रिंसिपल्स है। पहला प्रिंसिपल जो मैं आपके सामने रखूंगा बेटे, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। इसको समझने की कोशिश करिए बेटे। दूसरा भी मैं लिखूं, उसकी वजह है, मैं दूसरा भी क्यों लिख रहा हूं, इसकी वजह है अभी मैं आपको बताऊं। इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, राइट, डोमिनेंस। दोनों को समझने की कोशिश करिए बेटे। पहले लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स क्या है। इस प्रिंसिपल का मानना है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय discrete units, और उन यूनिट्स को नाम दिया मेंडल ने बेटे फैक्टर्स, राइट। दूसरी बात इस प्रिंसिपल की है कि ये जो फैक्टर्स है, these factors occur in pairs, यानी दूसरा पॉइंट जो है, फैक्टर्स occur in pairs, ओके। और फिर वो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स, और वन कैरेक्टर के लिए a pair of factor is responsible, यानी for one character
a pair of factors as responsible, right? और ये जो फैक्टर्स है एक इंडिविजुअल में, these factors can be similar, फैक्टर्स जो है can be similar, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल T और यानी इसी तरह, और स्मॉल t और डिसिमिलर। चलिए कैपिटल T स्मॉल t वाला केस ये कंप्लीट हुआ बेटे। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स का मतलब क्या है? ये कंप्लीट हुआ बेटे। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स क्या कहता है? ये कहता है बेटे कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, यानी जिनकी एग्जिस्टेंस है, और उन यूनिट्स को नाम दिया फैक्टर्स। फिर कहता है कि फैक्टर्स जो है वो आकर होते हैं इन पेयर्स, और एक कैरेक्टर के लिए a pair of factors is responsible, लेकिन वो पेयर ऑफ फैक्टर्स दैट कैन बी सिमिलर और दैट कैन बी डिसिमिलर। आइए इसको देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस जो है ये कहता है जब फैक्टर्स होंगे इन डिसिमिलर स्टेट, जब फैक्टर्स किस स्टेट में होंगे? इन डिसिमिलर स्टेट। मतलब है बेटे कैपिटल T और स्मॉल t, when the factors are in dissimilar state, then only one factor will express, and the second factor will not express at all. वो एक फैक्टर दूसरे के ऊपर हावी होगा, और इसलिए जो फैक्टर एक्सप्रेस करेगा उसको डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं, और जो फैक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा उसको रिसेसिव फैक्टर कहते हैं। एंड दिस फिनोमेनन वेयर आउट ऑफ टू फैक्टर्स ओनली वन एक्सप्रेसेस, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड फिनोमेनन ऑफ डोमिनेंस, या कहिए प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो याद रखिए मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं बेटे। इस प्रिंसिपल का मतलब है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, वही हुआ डिसिमिलर, इन हेटेरोजाइगस state out of two alleles only one expresses and the other does not express at all, दूसरा अपने आप को जाहिर ही नहीं कर पाता है, बिल्कुल ही नहीं। तो ऐसे फिनोमेनन को कहते हैं, यानी इन हेटेरोजाइगस स्टेट आउट ऑफ टू एलील्स ओनली वन एलील एक्सप्रेसेस एंड द अदर डज नॉट, अदर से मुराद है अदर एलील डज नॉट एक्सप्रेस। तो इस फिनोमेनन को कहते हैं दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड phenomenon of dominance, right? Phenomenon of dominance या principle of dominance। एलील जो एक्सप्रेस होता है, मैं इधर लिखूं एलील एक्सप्रेसिव, इसको कहते हैं बेटे हम डोमिनेंट एलील, इट इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। और एलील नॉट एक्सप्रेस्ड, राइट, इसको कहते हैं हम रिसेसिव एलील। ओके, जैसे इस वाले केस में दिस एक्सप्रेसेस इट इज डोमिनेंट एलील, और इसको सिंबल देते हैं कैपिटल फिर, और जो एक्सप्रेस नहीं करता है इट इज रिप्रेजेंटेड एज रिसेसिव एलील एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। ओके, ये है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। अब गौर कीजिए बेटे, this principle of dominance it is as per textbook considered first law of Mendel, क्योंकि टेक्स्ट बुक ने इन दोनों को बेटे लिया है एज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। मैं आपको टेक्स्ट की दास्तान सुनाऊं। एज पर टेक्स्ट बोथ दीज आर टेकन एज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। और ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने निकाला कहां से? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस बेटे यहां से निकाला मेंडल ने, ये बात याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस वाज शाबाश obtained by Mendel from the F1 generation, because F1 में ही वो देखता है कि अगर यहां से टाल फैक्टर आया, यहां से डिवार्फ, लेकिन ये टाल ही क्यों है? बिकॉज इसमें सिर्फ एक फैक्टर एक्सप्रेस करता है। ओके, तो कुछ बातें टेक्स्ट से आप कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के बारे में आप पहला पॉइंट याद रखें, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल एज पर टेक्स्ट। दूसरी बात, दिस प्रिंसिपल वाज ऑब्टेन्ड बाय मेंडल फ्रॉम
F1 जनरेशन। तीसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का मानना क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल्स में, दे आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स ऑकर इन पेयर्स। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन only one allele expresses, one factor expresses, and the second factor या second allele does not express. The allele that expresses is called dominant and the one which does not express is called recessive allele. उसके बाद टेक्स्ट बुक बताती है बेटे that this principle of dominance जो है ये हमें एक्सप्लेन करता है कि F1 इंडिविजुअल में क्यों एक ही कैरेक्टर आया। कैरेक्टर से मुराद वहां है एक ही ट्रेट क्यों आया, ये एक्सप्लेन कर पाता है। बिकॉज दो अगर ट्रेट्स आए, यहां से डिवार्फनेस का ट्रेट, यहां से शाबाश, यहां से आया बेटे टालनेस का ट्रेट, लेकिन यहां टाल ही क्यों एक्सप्रेस हुआ? तो इट इज एक्सप्लेन्ड एक्चुअली बाय द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, जो कहता है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन ओनली वन एलील एक्सप्रेसेस। ओके, और फिर टेक्स्ट बुक एक और पॉइंट बताती है दैट दिस प्रिंसिपल आल्सो एक्सप्लेन्स द प्रपोर्शन ऑफ 3:1 इन F2 जनरेशन। मैं आपसे कह रहा हूं बेटे दिस प्रपोर्शन इज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। आप कहेंगे सर कैसे? मैं आपसे कह रहा हूं ये कैसा? आप कहेंगे टाल। क्यों? ये कैपिटल है तो ये टाल ही होना चाहिए, ये डिवार्फ है स्मॉल टी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये दो टाल क्यों है? सर ये दो टाल इसलिए है बिकॉज इन दो के अंदर कौन सा फिनोमिनन होगा? फिनोमिनन ऑफ डोमिनेंस। तो मैं आपको कह रहा हूं इन दो के टाल होने की वजह से टाल का जो प्रोपोर्शन वो 3 आता है और डिवार्फ रहता है ना एक ही। तो मुझे टोटल में बताओ ये 3:1 का आना बेटे एक्चुअली इसके अंदर भी छुपा हुआ है ना प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने टेक्स्ट का सारा जिस्ट भी आपके सामने रखा बेटे। मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने हासिल किए 3 कंक्लूजन, जिनको कार्ल कोरियंस ने 3 प्रिंसिपल्स बनाया। और प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। लेकिन इन दो प्रिंसिपल्स के बारे में आप याद रखेंगे, टेक्स्ट ने इनको अलग नहीं लिया है, टेक्स्ट ने इनको कंक्लूड किया है एज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को हम मानेंगे फर्स्ट लॉ या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेंडल। ओके, नाउ वी विल कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकाला, दैट इज द थर्ड प्रिंसिपल, और एज पर टेक्स्ट दैट इज द सेकंड लॉ एंड दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। लेट्स सी दैट। ओके बेटे, अब हम आते हैं तीसरे प्रिंसिपल पे, और वो तीसरा प्रिंसिपल जो है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। राइट, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। मैं पहले ही आपको क्लियर करता हूं, सेग्रीगेशन का मतलब है बेटे सेपरेशन। ओके, यानी यहां बात चलेगी सेपरेशन ऑफ फैक्टर्स की, सेपरेशन ऑफ एलील्स की। ओके, ये जो प्रिंसिपल है, जब हम बाकी बुक्स की बात करते हैं इसको तीसरा प्रिंसिपल मानते हैं, लेकिन टेक्स्ट के लिहाज से बेटे ये दूसरा लॉ है। बिकॉज मैंने आपको कहा प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस टेक्स्ट के लिहाज से पहला लॉ है, और ये वाला जो है ये टेक्स्ट के लिहाज से सेकंड लॉ है। तो मैं लिखता हूं सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। एक और बात आपके लिए क्लियर करता हूं बेटे, जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है उस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का आप देखेंगे बेटे मेंडलिज्म के बाद कि उसकी एक्सेप्शंस है। एक एक्सेप्शन उसकी कोडोमिनेंस का फिनोमिनन है, एक और एक्सेप्शन है दैट इज द फिनोमिनन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आप देखेंगे उस प्रिंसिपल की एक्सेप्शंस है, लेकिन ये वाला प्रिंसिपल मेंडल का वाहिद प्रिंसिपल है जिसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। जहां ये लॉ एप्लीकेबल है मेंडल के लिहाज से, तो उन ऑर्गेनिज्म्स यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स में एप्लीकेबल है, और उनमें कोई एक्सेप्शन इस लॉ की नहीं है। तो आपको एक क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ। ओके, इसका मतलब नो एक्सेप्शन, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन टू दिस। ओके, टू दिस लॉ। इसके बाद आते हैं इसकी स्टेटमेंट पे, ये क्या कहता है। ये लॉ बताता है बेटे, ऑल्दो द टू कंट्रास्टिंग alleles remain together,
इन F1 जनरेशन कहिए या F1 ऑर्गेनिज्म कहिए, बट लेकिन दे डू नॉट कंटामिनेट और mix with each other, right? But remain discrete. And separate या कहिए segregate in a totally pure state. कब बेटे? at the time of gametogenesis. राइट? ये बेटे मैंने स्टेटमेंट इस प्रिंसिपल की दी है। देखिए इसका मतलब क्या है। ये प्रिंसिपल कहता है ऑल्दो जो दो कंट्रास्टिंग एलील्स है वो टुगेदर रहते हैं फॉर सम टाइम इन F1 जनरेशन, लेकिन ये दो मिक्स नहीं हुए, मतलब इस स्मॉल टी का कुछ परसेंट कैपिटल टी पे नहीं आया और कैपिटल टी का कुछ परसेंट स्मॉल टी के ऊपर नहीं आया। अगर ये दोनों टुगेदर है लेकिन हर एक अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। ओके, यही हुआ बेटे। ऑल्दो द टू कंट्रास्टिंग एलील्स रिमेन टुगेदर इन F1 जनरेशन, ओके, बट दे डू नॉट कंटामिनेट और मिक्स विद ईच अदर। यहां तक। लेकिन बेटे जब इस F1 जनरेशन का टाइम आया गैमीट्स बनाने का, गैमीट बनाने के वक्त ये दो बेटे एक दूसरे से दूर होते हैं और दूर होते हैं इन ए टोटली प्योर स्टेट। मतलब जब कैपिटल टी दूर होता है वो थोड़ा सा स्मॉल टी का अपने साथ नहीं लेता, इसी तरह जब स्मॉल टी दूर होता है वो अपने साथ थोड़ा कैपिटल टी नहीं लेता। बेटे मैं कहता हूं दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन ए टोटली प्योर स्टेट। अगर ये दूर हो गए, इस दूर होने को कहते हैं बेटे सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। तो यही मैंने कहा बट रिमेन डिस्क्रीट, या अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं एंड सेपरेट इन अ टोटली प्योर स्टेट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ओके, अब आपसे क्वेश्चन, इसमें क्या आया? प्योरली आया कैपिटल टी। इसमें क्या आया? प्योरली आया स्मॉल टी। किस फिनोमिनन की वजह से? सेग्रीगेशन की वजह से। तो hence these gametes are pure for their respective alleles. This is pure for tallness, this is pure for dwarfness, and hence this principle is also called principle of purity of gametes. क्यों? Because इसी principle की वजह से gametes जो कर रहे हैं वो pure बनते हैं। वो it is also called, मैं इधर लिखूं बेटे, also called principle of purity of gametes। आपको कभी क्वेश्चन मिलेगा why principle of segregation is called principle of purity of gametes। ओके, चलिए वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब आप ध्यान दीजिए बेटे, मेंडल को प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन कहां से मिला? मैं कहता हूं मेंडल को प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन का क्लू जो मिला वो F2 जनरेशन से मिला। सर कैसे? देखिए बेटे, ये टाल मिला उसको, उसने F2 जनरेशन हासिल की, उसमें उसको डिवार्फ ट्रेट आया, जिसको मैं कहता हूं उसको रेशियो जो मिला बेटे 3:1 मिला। वो हैरान हुआ कि ये 1 कहां से आया वापस। अगर ये टाल था तो टाल के साथ सेल्फिंग की वजह से मुझे टाल ही आने चाहिए थे, लेकिन मुझे ये डिवार्फ ट्रेट जो मिल रहा है ये क्यों आया? इसका मतलब ये जो डिवार्फ ट्रेट इस पीरियड से आया था F1 में, इसने अपनी एग्जिस्टेंस को खोया नहीं था, इसने अपनी एग्जिस्टेंस लॉस नहीं की थी। जब ये अपने जैसे दूसरे के साथ आता है और उस दूसरे के साथ आने के बाद ये वापस मुझे क्या देता है? डिवार्फ ट्रेट। ये डिवार्फ निकलता है, ये प्लांट या ये प्लांट्स 25% है ये। तो इसका मतलब ये दूर हो रहे हैं इन ए टोटली प्योर स्टेट, और उस दूर होने को ही सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल बताते हैं। को ये एक साथ आना, इनका पहले सेपरेशन हुई उसके बाद ही ये एक साथ आ सकते हैं।
तो मुझे जो ये 1 मिल रहा है रेशियो, इसी से मुझे पता चल रहा है कि एलील्स अगरचे एक साथ रहते हैं, लेकिन वो एलील्स एक साथ रहने के बावजूद एक दूसरे के साथ कंटामिनेट नहीं करते हैं, मिक्स नहीं करते हैं, वो अपनी एग्जिस्टेंस लॉस नहीं करते हैं और वो वापस रीअपीयर होने की क्षमता रखते हैं, बिकॉज दे गेट सेपरेटेड इन अ टोटली प्योर स्टेट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ओके, तो मैं यहां पे बेटे इसके लिए किल्यू जो मेडल को था, किल्यू वो था बेटे 3:1 रेशियो बेटे, रेशियो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन के लिए, और इसका खास कर बेटे कौन, दैट इज ये 1। अच्छा, एक और बात आपसे कोई पूछेगा बेटे ये सेग्रीगेशन जो होती है, इसको आपने कहा कि ये इट ऑकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब मियोसिस। मियोसिस में किस स्टेज में ये होता है ये सेग्रीगेशन? सर ये एनाफेज में होती है, मियोसिस के एनाफेज में। जब एनाफेज की बात करते हैं तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं जिनके ऊपर बेटे ये फैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। वो दैट मीन्स अगर हम कहें दिस सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स ऑकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, this segregation of factors occurs during gametogenesis। gametogenesis से मेरा मुराद है बेटे meiosis, meiosis से मेरा मुराद है meiosis के अंदर एनाफेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने एक और याद रखा कि ये जो सेपरेशन या सेग्रीगेशन जब होती है, सेग्रीगेशन ये कोई पूछेगा कब होती है, आप कहना ये होती है बेटे meiosis में। फिर अगर उसने पूछा meiosis के किस स्टेज में, तो आप कहना एनाफेज में, राइट। तो चलिए यहां तक मैंने एक्सप्लेन किया। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक और प्रिंसिपल निकाला एंड उस प्रिंसिपल का नाम है बेटे प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल ने F2 जनरेशन से निकाला, बिकॉज ड्यू टू द रीअपीयरेंस ऑफ डिवाल्व ट्रेट उसको क्ल्यू मिला कि कोई और फिनोमेनन हो रहा है। फिर उसने सोचा इस फिनोमेनन के बिहाइंड क्या रीजन है, इस रीअपीयरेंस के बिहाइंड क्या रीजन है। उसने पाया कि इसके लिए रीजन यही है कि ये डिवाल्व ट्रेट अगरचे डोमिनेंट ट्रेट के साथ रहता है, डिवाल्व एलील डोमिनेंट एलील के साथ रहता है, लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस लॉस नहीं करता है, बल्कि ये सेपरेट उस एलील से होता है एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। और इस फिनोमेनन को उसने कहा फिनोमेनन ऑफ सेग्रीगेशन। फिर मैंने कहा बेटे इस सेग्रीगेशन को आप हर जगह पाएंगे इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, बिकॉज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विल शो गैमेटोजेनेसिस, और जहां गैमेटोजेनेसिस वहां सेग्रीगेशन। तो इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ विदाउट एनी एक्सेप्शन। फिर मैंने कहा कि जो गैमीट्स होंगे दे विल बी प्योर फॉर देयर रिस्पेक्टिव एलील्स, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ओके, फिर मैंने कहा बेटे इसके लिए जो सेग्रीगेशन का फिनोमेनन है इसको आप याद रखेंगे, ये होता है गैमेटोजेनेसिस, दैट इज द मियोसिस। लेकिन मियोसिस के किस स्टेज में, दैट इज इन द एनाफेज। यहां तक बेटे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट किया। आप याद रखना मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये जो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और एक पॉइंट याद रखना मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है इसका फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो है 3 डोमिनेंट एंड 1 बेटे रिसेसिव। ठीक, हम यूजुअली पढ़ाते हैं 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, लेकिन आप याद रखना 3 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव बेटे। और इसका जीनोटाइपिक रेशियो दैट इज 1 होमोजाइगस टॉल एंड 2 हेटेरोजाइगस टॉल एंड थर्ड है बेटे दैट इज होमोजाइगस डिवार्फ, जिसको आप कह सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, फिर आप कहेंगे रिसेसिव 1 है बेटे। ओके, चलिए काफी है यहां तक। लेट्स नाउ मूव टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके बेटे, नाउ वी हैव डाइहाइब्रिड क्रॉस। चलिए डाइहाइब्रिड क्रॉस को लेते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस, हमने ऑलरेडी डाइहाइब्रिड क्रॉस को बेटे डिफाइन किया है, लेकिन एक मर्तबा मैं फिर रिवाइज करता हूं डाइहाइब्रिड क्रॉस है क्या। एक क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बेटे जिसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स या 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स एट अ टाइम, उस क्रॉस को कहते हैं हम, उस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं बेटे डाइहाइब्रिड क्रॉस। यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस in which inheritance of 2 characters or 2 pairs of contrasting traits is considered at a time. Okay? मेंडल ने P में डाइहाइब्रिड क्रॉस किया और उसने जो 2 कैरेक्टर्स चूज किए वो था बेटे सीड शेप एक कैरेक्टर और दूसरा सीड कलर। उसने 2 वैरायटी जो चूज की थी बेटे, एक वैरायटी थी राउंड एंड येलो सीड्स बनाने वाली और दूसरी थी रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स बनाने वाली वैरायटी। तो क्रॉस कैसे किया उसने, चलिए देखते हैं इसको। देखिए बेटे, राउंड
एंड येलो सीड्स बनाने वाली एक वैरायटी चूज की और दूसरी वैरायटी रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स बनाने वाली वैरायटी, राइट। क्रॉस करने से पहले उसने ये श्योर किया कि ये दोनों वैरायटीज जो है ये अपने ट्रेट्स के लिए प्योर हो, यानी होमोजाइगस हो। उसने कैसे ये अपने लिए श्योर किया कि ये प्योर है? उसने एक प्रोसेस की बेटे कॉल्ड कंटिन्यूअस सेल्फिंग, और उस कंटिन्यूअस सेल्फिंग की वजह से ये आ गए होमोजाइगस स्टेज पे, यानी प्योरिटी पे। तो इसको अब लिखते हैं हम प्योर स्टेट में, यानी कैपिटल आर, और इसको लिखते हैं कैपिटल वाई। राउंड रेड भी प्योर में है और येलो भी प्योर में है, और रिंकल्ड यहां पे बेटे स्मॉल आर ये प्योर, और स्मॉल वाई ये भी प्योर। अगर ये स्मॉल वाई कैपिटल वाई होता है या कैपिटल स्मॉल होता है बेटे तो वो इम्प्योर था। तो ये प्योर आ चुके हैं। चलिए क्रॉस दिखा रहे हैं हम। यहां से बेटे गैमीट्स मिलेंगे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और यहां से गैमीट्स सारे के सारे स्मॉल वाई कंटेन। तो क्रॉस करने के बाद तो पहले उसको मिलेंगे यहां से कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई वाले सीड्स बेटे, बिकॉज फर्टिलाइजेशन हो रही है तो पहले सीड बनेगा। तो दीज आर कॉल्ड F1 सीड्स, और ये F1 सीड्स कैसे हैं गौर करो। कैपिटल आर विल एक्सप्रेस स्मॉल आर नहीं तो ये राउंड आएगा, कैपिटल वाई विल एक्सप्रेस स्मॉल वाई नहीं तो ये येलो आएगा बेटे। तो यहां भी प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस चला, और ये सारे सीड्स बेटे कैसे थे? ये थे राउंड एंड बेटे येलो सीड्स। तो दिस वाज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो यहां तक इसको पूरा करते हैं। ये P फॉर पेरेंट्स है बेटे, ये गैमीट्स G फॉर गैमीट्स रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है बेटे ये F1 सीड्स है। लेकिन इन F1 सीड्स को मेंडल ने जर्मिनेट करवाया और उसको प्लांट जो मिले वही है बेटे F1 प्लांट्स। तो मैंने F1 जनरेशन लिखा। ओके, अब ये F1 प्लांट्स जो है बच्चे इनकी मेंडल करवाता है सेल्फिंग, ये खुद करेंगे सेल्फिंग, यानी मेंडल अलाउड द F1 प्लांट्स टू अंडरगो सेल्फिंग। और जो ही इन्होंने सेल्फिंग की अब F2 जनरेशन बनेगी, लेकिन हम पहले सेल्फिंग दिखाएं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसकी सेल्फिंग में बिल्कुल सेम जीनोटाइप होता है दूसरे साइड से, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, राइट। एक्चुअली ये पी प्लांट के ऊपर ये स्टैमिन के अंदर होता है, फ्लावर के स्टैमिन के अंदर, और ये कार्पेल के अंदर हो रहा है। तो आप देखिए यहां से गैमीट्स सब बनने वाले हैं। ये बनेगा कैपिटल आर, शाबाश, कैपिटल वाई 25% यानी 1/4। ओके, 25% बनेंगे कैपिटल एंड स्मॉल, 25% बनेंगे स्मॉल एंड कैपिटल, और 25% बनेंगे स्मॉल एंड स्मॉल, राइट। ये बन गए मेल गैमीट्स। अब फीमेल गैमीट्स जो बनेंगे वो है कैपिटल, ये दिखाइए बेटे, ये वाला, शाबाश, कैपिटल एंड स्मॉल, ये देखिए शाबाश, स्मॉल एंड कैपिटल, इसको देखिए इट इज स्मॉल एंड स्मॉल, राइट। इट इज 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, दैट इज 25%, 25%, 25%, 25%। ओके बेटे, ये गैमीट्स बन गए। इनको मैं यहां पे G फॉर गैमीट्स यानी F2 जनरेशन बनाने के लिए गैमीट्स। अब ये है मेल गैमीट्स, ये है फीमेल गैमीट्स, राइट। अब इनको कंबाइन करना है तो इजी कॉम्बिनेशन के लिए मैं पुनेट स्क्वायर डालूंगा। पुनेट स्क्वायर में 4 into 4, तो मुझे 16 स्क्वायर उसमें बनाने हैं बेटे। तो ये है हमारे पास पुनेट स्क्वायर। ओके, ये चलिए बेटे पुनेट स्क्वायर मैंने बनाया, और इसमें हम डालेंगे 16 स्क्वायर्स अंदर से। अब इस वाली साइड से मेल गैमीट्स को रिप्रेजेंट करना है, इस वाली साइड से फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट करना है। मेल गैमीट्स बेटे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर, स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर, कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। इस वाले साइड से फीमेल गैमीट्स कैपिटल, देन कैपिटल स्मॉल, देन स्मॉल एंड कैपिटल, एंड देन स्मॉल एंड स्मॉल, राइट। अब इनकी कॉम्बिनेशन करते हैं।
देखिए कॉम्बिनेशन के लिहाज से इट विल बी कैपिटल कैपिटल, यानी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, देन इट विल बी कैपिटल आर यहाँ का कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर यहाँ का कैपिटल वाई वहां का स्मॉल वाई। ओके, फिर इस और इसको कंबाइन करते हैं, इट इज कैपिटल आर यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से भी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसको कंबाइन करिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई वहां से स्मॉल वाई। पहले कैपिटल लिखना होता है, तो इट इज कैपिटल कैपिटल एंड देन कैपिटल स्मॉल, इट इज बेटे कैपिटल कैपिटल एंड देन स्मॉल स्मॉल, इट इज बेटे कैपिटल स्मॉल देन कैपिटल स्मॉल, इट इज कैपिटल स्मॉल एंड देन स्मॉल स्मॉल। इसको देखिए, इट इज कैपिटल स्मॉल देन कैपिटल कैपिटल, इट इज कैपिटल स्मॉल देन कैपिटल स्मॉल, इट इज स्मॉल स्मॉल देन कैपिटल कैपिटल, इट इज स्मॉल स्मॉल देन कैपिटल स्मॉल, इट इज capital small then capital small, right? It is capital small then small small, it is small small capital and small, it is small 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 and small, right? एक्चुअली उसको यहां से फिनोटाइपिकली सीड्स मिले बेटे, और वो फिनोटाइप रेशियो क्या था बेटे, उसको ये नहीं पहले पता है, पहले उसको पता है इट इज राउंड एंड येलो, 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 राउंड एंड येलो बेटे, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। उसको ये पता है ये राउंड एंड येलो है, उसको पता है राउंड एंड ग्रीन है, रिंकल्ड एंड येलो है, रिंकल्ड एंड ग्रीन है बेटे, तो उसको फिनोटाइपिक रेशियो हम लिखेंगे। चलिए इधर, तो ये F2 जनरेशन हमें मिली, इसको हम लिखेंगे F2 जनरेशन। चलिए इधर, और उसके बाद फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला था, फिनोटाइपिक रेशियो इधर मैं डालता हूं बेटे, उसको मिला था 9:3:1। चूंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि मेंडल को एक्चुअली मिलता था नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और फिर उस नंबर को वो कन्वर्ट करता था रेशियो में। ओके, मेंडल वाज परफॉर्मिंग 500 से ऊपर प्लांट्स का उसने क्रॉस किया, और इवन 7000 का भी क्रॉस किया एक कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में, तो उस एक्चुअल नंबर को वो कन्वर्ट करता था रेशियो में। तो रेशियो के लिहाज से 9 जो आया बेटे, उसको ये थे राउंड एंड येलो सीड्स, राउंड एंड येलो सीड्स थे ये, याद रखना। और इतने सीड्स जो थे बेटे, ये थे राउंड एंड ग्रीन सीड्स। इतने सीड्स बेटे ये थे रिंकल्ड एंड येलो सीड्स, और इतने सीड्स रेशियो के लिहाज से बेटे उसको मिले रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, राइट। मैं आपको दिखाऊं ये कहां से बेटे, ये राउंड एंड येलो, 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 देन राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। आप गिनिए, ये 9 आएंगे ये बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस वाले को छोड़ना है, तो ये राउंड एंड येलो हो गया ये। अब देखिए ये राउंड एंड ग्रीन कौन है बेटे, इसको देखिए, इसको लीजिए इधर, इनको मिलाइए, 1 2 और 3, इसको देखिए, ये राउंड एंड, ये राउंड होगा और ग्रीन होगा, राउंड और ग्रीन, राउंड, ये स्मॉल बाय इट इज ग्रीन। ओके, अब देखिए बेटे, ये जो 3 आया रिंकल्ड एंड येलो, ये कौन है, ये है बेटे, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इनको मिलाइए, ये 3 आएंगे, दे विल बी रिंकल्ड एंड येलो। देखो स्मॉल आर रिंकल्ड देगा, और कैपिटल वाई ये येलो आएगा, स्मॉल आर रिंकल्ड और कैपिटल वाई एक ही क्यों ना हो, ये तो येलो आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी रिंकल्ड एंड येलो होगा, और ये एक ही है बेटे जो कैसा होगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब आइए, मेंडल को ये मिला था फिनोटाइप, यानी ये पहले इधर, और अब इनका जीनोटाइप चेक करना था, उसने इनको लिया बेटे और इनका टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस से पता चलेगा ये अंदर से क्या है, बिकॉज टेस्ट क्रॉस की वजह से हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें हम
इस वाले पेरेंट को, जिसका जीनोटाइप आपको मालूम नहीं है, इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, जो आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, तो उसे इसका जीनोटाइप मालूम चलता है। तो जो ही मेंडल ने टेस्ट क्रॉस इनका किया, तो टेस्ट क्रॉस से उसको पता चला इनका जीनोटाइप, और वो जीनोटाइपिक रेशो इनका क्या था, फिनोटाइपिक रेशो 9:3:3:1 में उसको मिला था, लेकिन जीनोटाइपिक रेशो में क्या मिले थे ये बेटे, तो मैं वो आपके सामने अब रख रहा हूं, जीनोटाइपिक रेशो। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशो है बेटे, वो मिला था उसको 1:2:4:2:1:1 बेटे। दिस द जीनोटाइपिक रेशो। ये भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो बेटे, ये 1 जो है ये है, ये वाला, और ये 2 जो है ये और ये है। आप देखिए इनका जीनोटाइप सिमिलर है। और ये 1 जो है ये है बेटे, ये एक, और इसके बाद जो 2 है बेटे वो है ये और ये और ये। आप देखिए ये सिमिलर होंगे। और उसके बाद जो 4 है बेटे, ये इस सीध में जो भी है वो सिमिलर होंगे जीनोटाइप के लिहाज से, राइट। और उसके बाद जो 2 है बेटे वो ये और ये, आप देखिए ये सिमिलर होंगे जीनोटाइप के लिहाज से। फिर जो 1 है बेटे वो ये है, ये एक ही मिलेगा। फिर जो 2 है वो ये और ये है, और फिर जो 1 है वो ये है। बिल्कुल आसान, और ये याद रखना मुश्किल नहीं है। इधर साइड से 1:2:1, इस साइड से 1:2:1, फिर 2, फिर इस साइड में 2 and 2 4, आप याद रख सकते हैं। ओके, तो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया बेटे, मेंडल ने पी में डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, तो क्रॉस की स्कीम क्या थी, क्या किया था उसने। चलिए फिर एक मरतबा रिवाइज करता हूं। मेंडल परफॉर्म डाइहाइब्रिड क्रॉस in P between two varieties. One was producing round and yellow seeds, and second was producing wrinkled and green seeds. Before performing the cross, Mendel made it sure that both these varieties are true breeding or homozygous for their respective traits, and he made it possible by a process called continuous selfing. Okay, after performing the cross, जो ही उसने cross किया, he obtained F1 seeds which were all round and yellow, and this was as per the principle of dominance. Mendel germinated the F1 round and yellow seeds to obtain F1 plants, which were then allowed to undergo selfing, so as to obtain the F2 generation. Okay, the F2 generation of seeds was obtained in a phenotypic ratio of 9:3:3:1. Okay, and this phenotypic F2 ratio got split into a dihybrid genotypic ratio of 1:2:1:2:4:2:1:2:1. Okay, now from this dihybrid cross, Mendel derived single conclusion, and that conclusion was converted by Karl Corians into principle, and that principle is called principle of independent assortment. Okay, वो मैं यहां बताऊं बेटे, सिंगल कंक्लूजन इससे निकाला गया, सिंगल कंक्लूजन, and that conclusion was converted by this fellow Karl Corians into principle, and that is the fourth principle जो हम पढ़ेंगे. It is principle of independent assortment, right? Independent assortment. असॉर्टमेंट का मतलब कंबाइन होना, इंडिपेंडेंट का मतलब दूसरे से इंडिपेंडेंट होके, समझ आएगा अभी, एलील्स की, ट्रेट्स की बात चलेगी। वो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल ने डिराइव किया कहां से, डाइहाइब्रिड क्रॉस से बेटे। और इस प्रिंसिपल को चौथा प्रिंसिपल मैंने लिखा, लेकिन टेक्स्ट के लिहाज से दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मेंडल, थर्ड लॉ कहिए या प्रिंसिपल कहिए ऑफ मेंडल। अब सुनते हैं इस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट when inheritance of two must है बेटे, two बेस है यहां पे, when inheritance of two or more pairs of
contrasting traits is considered at a time. Okay, comma करके the traits are not dependent upon each other in their transfer to F2 or subsequent generations. In a still, ये इंपॉर्टेंट है, in a still they assort or combine independent of each other, giving rise to new combinations, right? Called trait combinations, okay, or recombinations, trait combinations or recombinations. ये बड़ी इसकी स्टेटमेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा दिस लॉ यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट स्टेट्स दैट जब हम कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस ऑफ 2 और मोर पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स एट ए टाइम, उस वक्त हमें समझ आता है, यानी वो समझते समझते हमें समझ ये आया द ट्रेट्स आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, कि ट्रेट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं इन देयर ट्रांसफर टू द F2 जनरेशन और सब्सिक्वेंट जनरेशन, F2 F3 में जाना, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, बल्कि वो कंबाइन होते हैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने के बगैर, वो कंबाइन होते हैं किसी और के साथ, और वो उस कॉम्बिनेशन की वजह से नई कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट न्यू कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ट्रेट कॉम्बिनेशन। क्योंकि वो मेनी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दे आर कॉल्ड ट्रेट कॉम्बिनेशंस और रिकॉम्बिनेशंस। बिल्कुल ये सारा समझ आएगा, आप गौर करिए बेटे, गौर करिए। मुझे बताओ क्या राउंड ट्रेट येलो ट्रेट के साथ एक पेरेंट में है इन P? यस। रिंकल ट्रेट दूसरे पेरेंट में ग्रीन ट्रेट के साथ है, वो दैट मीन्स इन P राउंड ट्रेट इज एसोसिएटेड विद येलो ट्रेट इन वन पेरेंट एंड रिंकल ट्रेट इज एसोसिएटेड विद ग्रीन ट्रेट इन अनदर पेरेंट। लेकिन बट इन F2 जनरेशन, जब ये F2 में जाते हैं इन देयर ट्रांसफर टू द F2 जनरेशन, क्या ये राउंड ट्रेट हमेशा येलो ट्रेट के साथ रहता है? ऐसा नहीं है, या ये असॉर्ट होता है, कंबाइन होता है। कौन? राउंड ट्रेट इंडिपेंडेंट ऑफ येलो ट्रेट किसके साथ बच्चे? शाबाश शाबाश शाबाश, किसके साथ? ग्रीन ट्रेट के साथ। यानी जब ये राउंड ट्रेट है, ये येलो ट्रेट के साथ एक पेरेंट में है और रिंकल ट्रेट ग्रीन ट्रेट के साथ दूसरे पेरेंट में है, लेकिन जब इनको जाना होता है F2 और सब्सिक्वेंट जनरेशंस में, तो उस वक्त राउंड ट्रेट हमेशा येलो ट्रेट्स के साथ नहीं रहता, बल्कि राउंड ट्रेट इंडिपेंडेंट ऑफ येलो ट्रेट एसोसिएट किसके साथ होता है? ग्रीन ट्रेट के साथ। इसी तरह रिंकल ट्रेट ग्रीन ट्रेट के साथ था एक पेरेंट में, लेकिन जब इसको जाना होता है F2 में, तो उस वक्त रिंकल ट्रेट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रीन ट्रेट एसोसिएट होता है किसके साथ? येलो ट्रेट के साथ। और इस तरह से नई कॉम्बिनेशंस वजूद में आती है, और उन नई कॉम्बिनेशंस को हम ट्रेट कॉम्बिनेशंस या रिकॉम्बिनेशंस बताते हैं। जरा गौर करो बच्चे इस पे, बताओ ये क्या है? क्या ये राउंड एंड ग्रीन क्या ये किसी पेरेंट में है? नहीं, पेरेंट में राउंड एंड येलो है, दिस इज इन दिस पेरेंट, ऐसी सीड्स। अच्छा, ये इस पेरेंट का फीचर है, लेकिन मुझे बताओ ये राउंड एंड ग्रीन ट्रेट्स का आना एक साथ, क्या फिर राउंड ट्रेट हमेशा येलो के साथ रहा है, या ये असॉर्ट हुआ है, कंबाइन हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ द येलो विद व्हाट? विद द ग्रीन। हाँ, ऐसा ही हुआ, राउंड आया ग्रीन के साथ।
और इसी तरह बेटे रिंकलेट रेट जो है, ये रिंकलेट रेट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रीन किसके साथ एसोसिएशन कर गया? येलो के साथ, और नई कॉम्बिनेशन बनाई called the ringlet and yellow seeds, and hence this is new combination, this is new combination, these are called recombinations or trait combinations. अभी तक मैंने यही समझाया, जब इनहेरिटेंस दो या दो से ज्यादा, दो यहां मिनिमम हमारे पास दो है बेटे, इससे ज्यादा भी हो सकता है, दो या दो से ज्यादा ट्रेट्स की हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एट अ टाइम, फिर जो ट्रेट्स होते हैं वो हमेशा अपने पैरेंटल स्टेट में नहीं रहते, बल्कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रेट ठीक असॉर्ट होते हैं दूसरे ट्रेट के साथ और बना लेते हैं नई कॉम्बिनेशंस विच आर कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशंस और ट्रेट कॉम्बिनेशंस। तो याद रखना बेटे, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि मेंडल को जो फिनोटाइपिक डायहाइब्रिड रेशियो मिला था दैट वाज 9:3:3:1, बिकॉज इसमें जो ये 3:3 है बेटे, इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो फिर आइए, इट स्टेट्स दैट व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ टू और मोर पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इज कंसीडर्ड एट अ टाइम। ओके, द ट्रेट्स आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, ये एक दूसरे, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि मेरे साथ ही आना है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं मेरे साथ ही आना है, बल्कि ये कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ दिस आई कैन कंबाइन विद दिस, और ये कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ दिस आई कैन कंबाइन विद दिस। So that means मैंने यही यहां लिखा है बेटे, the traits are not dependent upon each other in their transfer to F2 and subsequent generations. Instead वो कर क्या रहे हैं? वो डिपेंडेंट नहीं है। Instead फिर कर क्या रहे हैं? Instead they assort or combine independent of each other, giving rise to new combinations which are called the trait combinations. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे, आप ये समझने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होती है, इसका क्यों मैंने बताया कि मेंडल को कहां से मिला था? 9 राउंड एंड येलो, 1 जो है ये रिंकल्ड एंड ग्रीन रेशो में है, लेकिन ये 3:3 ये कहां से आया? तो मेंडल ने इसी से कंक्लूड किया दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये याद रखना, किल्यू फॉर, जैसे मैंने आपको कहा किल्यू ऑफ सेग्रीगेशन वाज 3:1 में 1, इसी तरह किल्यू फॉर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 9:3:3:1 में 3:3 जो है वो किल्यू इसके लिए था। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है बेटे ये कब होगी? दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड, ये माने रखता है when the traits are present upon different chromosomes or if they are present upon the same chromosome, then these traits should be sufficiently apart from each other. ओके, अब हम बात करेंगे बेटे प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब सही साबित होता है। ओके, चलिए मैं यहां पे एक स्टेटमेंट में लिखूं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट assortment holds good when traits are present upon different chromosomes, and when upon the same chromosome they should be sufficiently apart. They should be sufficiently apart from each other so that crossing over occurs. Which leads to independent assortment.
assortment. Okay. Equal or more than 50 centimorgan. C small, M capital, centimorgan. अब गौर करिए बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इस स्टेटमेंट में मैं कह रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब सही साबित होगा व्हेन ट्रेट्स जो है आर प्रेजेंट अपॉन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ओके, तब जाके ये सही साबित होगा। लेकिन अगर प्रेजेंट है वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर वो ट्रेट्स, दे शुड बी सफिशिएंटली अपार्ट। दे शुड बी सफिशिएंटली अपार्ट। कितना है अपार्ट? इक्वल और मोर देन 50 सेंटीमॉर्गन। ये एक यूनिट है, या 50 सेंटीमॉर्गन वो दूर होने चाहिए या इससे ज्यादा दूर होने चाहिए। इस दूरी पे क्या होगा? सो दैट क्रॉसिंग ओवर एक फिनोमेनन हो जाए जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। इट्स ओके। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो ये है, अगर वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर होंगे फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे होगी? तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं रैंडम सेग्रीगेशन। रैंडम सेग्रीगेशन की वजह से, ओके, that will lead to, in this case, independent assortment. लेकिन if they are present upon same chromosome, फिर किस phenomenon की वजह से independent assortment होगा? That will be by a phenomenon that is called crossing over. ये है crossing over. But that means independent assortment के लिए दो चीजें हैं, या independent assortment due to random segregation होगा of the chromosomes, random segregation of chromosomes है ये, of chromosomes, इनकी वजह से भी, इस प्रोसेस की वजह से भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए दूसरा रीजन जो है बेटे, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। मेंडल वाज लकी दैट ही फेस्ड क्रॉसिंग ओवर। हालांकि मेंडल को पता नहीं था, लेकिन मेंडल ने क्रॉसिंग ओवर फेस किया। अगर मेंडल क्रॉसिंग ओवर का अपोजिट, उस फिनोमेनन को लिंकेज कहते हैं, अगर उसको फेस करता तो वो नहीं दे पाता बेटे, कौन? प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इधर लिखूं कि क्रॉसिंग ओवर जो है, क्रॉसिंग ओवर मैं लिखूंगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन अगर मेंडल इसका अपोजिट फिनोमेनन जिसको हम कहते हैं बेटे लिंकेज, अभी समझते हैं, लिंकेज को फेस करता, तो लिंकेज जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैंने पॉइंट आपको बताया, इफ मेंडल would have faced क्या? linkage, he could not have proposed। कौन सा ला वो नहीं दे सकता था? proposed principle of independent assortment, right? बहुत इंपॉर्टेंट। अब समझिए ये रैंडम सेग्रीगेशन का मतलब और क्रॉसिंग ओवर की वजह से कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पहले इसको समझते हैं बच्चे। देखिए, अगर हमारे पास केस ऐसा है, ये है वही बेटे कैपिटल F1 इंडिविजुअल, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, वही। तो ये है बच्चे कैपिटल R, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझाता हूं, वरना ये जीन्स या इनकी इन ट्रेट्स के जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर, लेकिन आपके समझने के लिए सही है। आप देखिए, F1 इंडिविजुअल को गैमीट्स बनाने हैं जो 4 किस्म के बने बेटे। तो उन गैमीट्स को देखिए आप, ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R है बेटे, इसके ऊपर मान लीजिए Y है, कैपिटल Y, बिकॉज ये एक पेरेंट से आया था, कैपिटल R कैपिटल Y, ये वाला। और आप गैमीट बनाना है, अब इस क्रोमोसोम ने अपने आप को जेरोक्स किया है, एक और क्रोमेटिड बन गई है कैपिटल R कैपिटल Y की, राइट। अब
दूसरा जो है दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, इसका होमोलॉग वो है स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको भी जीरोक्स करना है बेटे, इसको भी गैमीट बनाने हैं, 4 बनेंगे। और फिलहाल इसने भी अपने आप को जीरोक्स किया स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बेटे ये एक सेल है जिसमें मियोसिस होने को है। इस सेल में एक फिनोमेनन चलेगा, फिनोमेनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इस सेल के अंदर फिनोमेनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर होगा एंड दैट क्रॉसिंग ओवर विल ऑकर लाइक दिस। ये वाला जो है ये इसके ऊपर आएगा और उसका पार्ट इसके ऊपर जाएगा। सर हमें समझ आता है, अगर हम आसान करने के लिए इसको समझेंगे, इट विल बी लाइक दिस, इट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, लेकिन इसके ऊपर आ रहा है बेटे ये, इट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई है, ये दो पूरा करता हूं इसको, ऐसा केस। अब जब ये बेटे ये इवेंट हुआ, इट इज क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से नई कॉम्बिनेशन बनने वाली है। आप देखिए कैसे, शायद आपको समझ आएगा बेटे। इट इज लाइक दिस, कैपिटल आर कैपिटल वाई ही रहेगा, ये तो कैपिटल आर रहेगा ये, लेकिन इसके ऊपर आएगा आप स्मॉल वाई, इधर ये वाला पार्ट स्मॉल वाई। और यहां देखिए बेटे ये वाला तो ऐसा ही रहेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बेटे इधर देखिए, इधर ये स्मॉल आर, लेकिन अब इसके ऊपर आया है, ये है पॉइंट जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, अब इसके ऊपर आया है कैपिटल वाई। ये बेटे हो गई यहां तक मियोसिस फर्स्ट। अब ये सेल बनेगी नीचे वाली ऊपर वाली, फिर मियोसिस सेकंड होगी और उसमें ये दो सेपरेट होंगे, ये वाला केस सेपरेट और ये इधर जाएगा, इसको हम बेस जंक्शन कहते हैं। और आप मुझे बताइए जब वो सिचुएशन आएगी, अब आप वो कॉम्बिनेशन मुझे बताइए, मियोसिस सेकंड में केस क्या होगा। सर कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा और ये कैपिटल आर जो है ये स्मॉल वाई के साथ आएगा, और इधर साइड से अगर आप दिखाएं बेटे, सर ये स्मॉल आर जाएगा स्मॉल वाई के साथ, लेकिन ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ इधर बेटे, समझना इसको। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं राउंड येलो के साथ है, मैं पूछ रहा हूं रिंकल्ड ग्रीन के साथ है, मैं पूछ रहा हूं राउंड जो है ये ग्रीन के साथ आया है। बताओ किस फिनोमेनन की वजह से? सर इस फिनोमेनन की वजह से, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। यही तो मैं कह रहा हूं, राउंड ट्रेट एसोसिएट हो गया ग्रीन के साथ बाय अ फिनोमेनन कॉल्ड द फिनोमेनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और इसी तरह बेटे यहां पे रिंकल ट्रेड किस ट्रेड के साथ आया? येलो, और दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फिनोमेनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो आपने समझ लिया कि नई कॉम्बिनेशन जो आ रही है, रिकॉम्बिनेशन जो हो रही है, ट्रेड कॉम्बिनेशन जो बन रही है, वो मियोसिस के वक्त बन रही है, लेकिन उसके लिए जो रीजन मैंने इस वक्त पढ़ाया वो है बेटे, दैट रीजन इज द क्रॉसिंग ओवर। ओके, अब आइए अब समझते हैं कि कभी कभार इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो दैट मीन्स आपने समझ लिया कि आर जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल वाई एसोसिएट किसके साथ हुआ? स्मॉल वाई के साथ। दैट मीन्स राउंड ट्रेट एसोसिएट इंडिपेंडेंट ऑफ येलो ट्रेट किसके साथ एसोसिएट हो गया बेटे? विद द ग्रीन ट्रेट। इसी तरह रिंकल ट्रेट एसोसिएट हो गया, असॉर्ट हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रीन ट्रेट किसके साथ? विद द येलो ट्रेट बाय अ फिनोमेनन कॉल्ड द फिनोमेनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ओके, आप समझिए, ये भी समझने की कोशिश करिए। रैंडम सेग्रीगेशन, लेकिन तब व्हेन द ट्रेट्स आर प्रेजेंट अपॉन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ओके बेटे, अब समझने की कोशिश करते हैं कि रैंडम सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से कैसे बेटे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, लेकिन उस वक्त जो ट्रेट्स हैं वो होने चाहिए डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर। जरा समझिए, हमारा F1 इंडिविजुअल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, लेकिन हम ट्रेट्स को रखेंगे डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर। देखिए बेटे, एक ट्रेट मैं इस वक्त रख रहा हूं, इट इज कैपिटल आर, और ये इसका है बेटे होमोलॉगस क्रोमोसोम और इस पे स्मॉल आर है। ट्रेट्स को मैं रख रहा हूं डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर। ये दूसरा क्रोमोसोम है, इस पे कैपिटल वाई और इस पे मैंने स्मॉल वाई रखा इस वक्त। अब इनको मियोसिस करनी है और गैमेट्स बनाने हैं। आप देखिए, ये बनाएगा एक और क्रोमेटिड बेटे ऐसा, लेकिन ये भी कैपिटल आर ही रहे बिकॉज यही अपने आप को जेरोक्स करता है।
और ये अपने आप को जेरोक्स करके बेटे एक और क्रोमेटिड बनाएगा, इट विल बी स्मॉल आर। ये तो स्मॉल आर है ही, ये भी अपने आप को जेरोक्स करके स्मॉल वाई बनाए, ये भी जेरोक्स करके कैपिटल वाई बनाएगा। अब इनकी सेपरेशन होगी, लेकिन आप देखेंगे दो ही टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। आप इस पे देखिए, यहां ये बेटे केस जो है इट इज लाइक दिस, इट इज कैपिटल आर, इट इज कैपिटल आर। ये वाला जो है इट इज कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, राइट। और नीचे की सेल में बेटे फिलहाल जो चला गया वो है स्मॉल आर, इट इज लाइक दिस, स्मॉल आर के साथ, और स्मॉल वाई के साथ। ये मियोसिस फर्स्ट हुई बेटे, मियोसिस सेकंड में आप ये दूर होंगे, ये इसके साथ होगा दूर और ये इसके साथ होगा दूर, ये कैपिटल कैपिटल और ये भी कैपिटल कैपिटल रहेगा। ये एक गैमीट, ये दूसरा गैमीट, ये बेटे ये एक आर और ये वाई एक सेल में जाएंगे। सर इसका मतलब ये इसके साथ एक सेल में, इट विल बी स्मॉल एंड स्मॉल, और ये दूसरे सेल में जाएगा, इट विल बी स्मॉल एंड स्मॉल। आप देखिए ये चार सेल्स बनी, लेकिन इनमें जो गैमीट्स हैं वो दो ही टाइप्स के हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। लेकिन मैं टर्म दे रहा हूं रैंडम सेग्रीगेशन। इस वक्त सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन ऐसी हुई कि ऊपर की जानिब कैपिटल कैपिटल चला गया, नीचे की जानिब स्मॉल स्मॉल। लेकिन रैंडम जब आप बात करते हैं तो जरूरी नहीं ऊपर साइड से हमेशा हर सेल में, हर गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल में कैपिटल ही आएगा। ऊपर वाले साइड से बेटे स्मॉल वाई वाला क्रोमोसोम जा सकता है, बिकॉज इनको ये नहीं होता है कि ऊपर साइड से कैपिटल जाने चाहिए, नीचे साइड से। देयर इज रैंडम सेग्रीगेशन, रैंडम सेग्रीगेशन, जिसको जहां जगह मिली वो उस साइड की जानिब जाएगा। तो अगर कभी कभार सिचुएशन, आप ये केस 1 है बेटे, ये मैंने केस 1 पढ़ाया, तो चलिए हमें तो वहां एक टाइप गैमीट्स का मिलता है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो चलिए इनको कंसीडर कीजिए। उन सारी सेल्स के रेस्पेक्ट में जितने भी सेल्स वहां मियोसिस करते थे उनमें से मान लीजिए बेटे ये है 1/4, ये दो 1/4, लेकिन ये भी है 1/4। उसके बाद 1/4 मुझे कुछ और प्रोड्यूस करना है, 1/4 कुछ और प्रोड्यूस करना है। आप देखिए वो ये केस सेकंड में आपको समझा रहा हूं बेटे, केस सेकंड ऐसा हो सकता है, इट कैन बी कैपिटल आर, इट इज, ये भी जेरोक्स अपने आप को उसी तरह करेगा, कैपिटल आर। आप देखिए ये है बेटे स्मॉल आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डिस्कशन को थोड़ा लंबा किया ताकि आप समझ पाए, वरना स्टूडेंट को ये बेसिक्स पता ही नहीं होते बेटे। इट इज स्मॉल वाई, सॉरी इट इज दिस टाइम कैपिटल वाई नीचे वाले साइड से कैपिटल वाई, यानी ये वाला क्रोमोसोम नीचे वाले साइड से, ऊपर वाली साइड से स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब आपके जहन में समझ आया होगा बेटे ये बात, सर इस वक्त जब आप सेपरेट करेंगे ये जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ओके। और इस वाली साइड से, नीचे वाली साइड से बेटे स्मॉल आर और देन कैपिटल वाई। सर फिर जब ये सेपरेट होंगे, ये दो सेपरेट होंगे, इस वाली साइड से, ये इस वाली साइड से, ये वाला इधर जाएगा बेटे, ये इधर जाएगा, और शाबाश ये सेपरेट होगा बेटे इधर, तो ये बनेगा कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, और ये बनेगा कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। बेटे ये बनेगा स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। आप मुझे बताओ क्या राउंड, शाबाश किसके साथ हो गया, ग्रीन के साथ एसोसिएट। मुझे बताओ रिंग कलर किसके साथ एसोसिएट हो गया, येलो के साथ। तो आज जब हम बात करते हैं हमें पॉसिबिलिटी होती है कि जितने सेल्स है उन सेल्स में पॉसिबिलिटी ये है कि आप 1/4 इसको कंसिडर कीजिए, 1/4 शाबाश कैपिटल 1/4 स्मॉल 1/4 बेटे क्या कैपिटल स्मॉल, और 1/4 शाबाश स्मॉल एंड कैपिटल। तो इसको कहिए इट इज 1/4 यानी 25%, ये 1/4 यानी 25%। बच्चे ये भी है ना 1/4, ये और ये भी 1/4, और बच्चे ये और ये जो है ये भी 1/4। यही तो निसार सर ने लिखा था जब मैंने इंडिविजुअल दिया था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई F1, उसने 4 किस्म के गैमीट्स बनाए थे, लेकिन उन गैमीट्स के पीछे रीजन क्या है सर, या
उनके पीछे रीजन है क्रॉसिंग ओवर। इफ दीज ट्रेट्स आर प्रेजेंट अपॉन द सेम क्रोमोसोम बट द ट्रेट शुड बी sufficiently apart, otherwise crossing over will not occur. Or if the traits are present upon the different chromosomes, then those gametes are produced by a phenomenon called as the phenomenon of random segregation. Sir, last पे एक पॉइंट रहा जो अनएक्सप्लेन्ड है, वो ये है कि अगर लिंकेज हो जाए फिर क्यों नहीं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। बेटे मैं आपसे कह रहा हूं मोस्ट क्रिटिसाइज्ड लॉ आपको पूछा जाएगा मेंडल का कौन है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसके लिए जो क्रिटिसिज्म है दैट इज द लिंकेज। सर लिंकेज में क्या होगा, बस समझना बेटे, लिंकेज में क्या होगा, मैंने जिस केस में आपको क्रॉसिंग ओवर समझाया था वही मैं बात करूं। बेटे मैंने आपको पढ़ाया बच्चे ये है कैपिटल आर, ये है कैपिटल वाई, फिर मैंने कहा ये जीरोक्स करेगा ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर मैंने कहा इसके नीचे वाले साइड से जो मैंने दिखाया था वो था बेटे स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, फिर इसने बेटे क्या किया था, इट वाज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, फिर ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई का क्रोमेटिड, ये सारा क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, और इन क्रोमेटिड्स जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के होते हैं इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड इसके ऊपर आई, उसको हमने कहा क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के बाद बेटे नई कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिली जिसको हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा। मैं कहता हूं अगर ये और ये एक दूसरे से, ये जीन्स बेटे या फैक्टर्स कहिए या एलील्स कहिए या ट्रेट्स कहिए, अगर ये दूर है 50 सेंटीमॉर्गन या उससे ज्यादा, तभी ये आ सकते हैं इसके ऊपर बेटे और क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, उससे कम है, 50 सेंटीमॉर्गन से कम डिस्टेंस, फिर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता बेटे, फिर ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं और एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड्स नहीं होती है बेटे, तो तब जाके ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ हमेशा रहेगा और कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ हमेशा रहेगा। उस हमेशा एक साथ चलने को कहते हैं लिंकेज। क्या कहते हैं, यानी टेंडेंसी ऑफ द फैक्टर्स, टेंडेंसी ऑफ द जीन्स, टेंडेंसी ऑफ द ट्रेट्स टू रिमेन टुगेदर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड लिंकेज। अगर लिंकेज होता फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता, वही मैंने लिखा लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन मेंडल वाज लकी दैट ही डिड नॉट फेस अ लिंकेज, ही फेस्ड क्रॉसिंग ओवर एंड हेंस ही ऑब्जर्व्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इफ ही वुड हैव फेस्ड लिंकेज ही कुड नॉट हैव प्रपोज्ड व्हिच लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटे बहुत डिस्कशन हुआ, होप आपने सारे लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।